वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इतिहास के स्रोत। क्या पढ़ेंगे? इतिहास के स्रोत कितने टाइप के होते हैं, और फिर स्टार्ट करेंगे पुरातात्विक स्रोत से, जिसमें प्रमुख अभिलेख, शिलालेख और प्रमुख प्रशस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन से? राजस्थान हिस्ट्री के प्रमुख अभिलेख और प्रशस्तियाँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इतिहास के स्रोत से। तो इतिहास के जो स्रोत होते हैं वो कितने भाग में विभाजित है? तो वो 3 भाग में है। एक तो होता है पुरातात्विक, और एक होता है विदेशी यात्री या इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तक और उनका इतिहास, ठीक है। और वो एक होता है साहित्यिक इतिहास। तो पुरातात्विक के अंदर अभिलेख होता है। अब अभिलेख में क्या क्या होता है? एक तो होता है शिलालेख, गुहालेख, जो गुफा के अंदर जो लिखे गए लेख थे उनको गुहालेख के नाम से जानते हैं। फिर स्तंभ लेख, स्तंभ लेख से यहाँ तात्पर्य है जो पत्थर की जो शिलाएं थी उनके ऊपर जो लेख लिखे गए थे उनको बोलते हैं स्तंभ लेख। फिर आते हैं सिक्के, जिससे अपन को राज्य की सीमा, उसकी आर्थिक स्थिति, ठीक है, और उसके शासक के बारे में जानकारियां मिलती है। मण मूर्तियां या मर्तमान, जो मिट्टी की जो छोटी मूर्तियां, मिट्टी के छोटे बर्तन, बड़े बर्तन, ठीक है, तो उनसे भी हमको जो जानकारियां मिलती है इतिहास की, वो पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर शामिल होती है। तो ये हो गए पुरातात्विक। अब विदेशी यात्री और इतिहासकार जो है, जिनमें सबसे पहले राजस्थान के कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान इतिहास का जनक के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम अगर किसी ने राजस्थान को रायथन या राजस्थान रायथन के नाम से अगर किसी ने राजस्थान को संबोधित किया है तो वो है कर्नल जेम्स टोड। फिर नेक्स्ट अपने गौरी शंकर हीरानंद ओझा। फिर नेक्स्ट है मोहनोद नैणसी, जिसको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है तो वो है मोहनोद नैणसी। फिर है कवि बांकीदास, जिनको मारवाड़ का इतिहास लिखने के क्रम में जाना जाता है। तो कवि बांकीदास ने मारवाड़ का इतिहास लिखा है। तो ये हो गए हमारे विदेशी यात्री और इतिहासकार। फिर है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के अंदर क्या क्या आता है? तो आपको पता होगा धार्मिक ग्रंथ आते हैं, जिनमें जैन समुदाय के, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ हो गए। फिर बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ हो गए। फिर एक होता है धर्मोत्तर, मतलब धर्म के बाहर, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, तो राजनीतिक शास्त्र हो गया, ठीक है। तो ये सारी हो गए साहित्यिक स्रोत। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो पुरातात्विक स्रोत से करेंगे, जिसमें सबसे पहले है अभिलेख। तो एक बार पृष्ठभूमि देख लेते हैं अभिलेख की। तो अभिलेख क्या होता है? तो अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपियोग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के जो अध्ययन को एपियोग्राफी के कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपियोग्राफी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने, इंडिया के अंदर सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने ही अभिलेख लिखवाए थे। और इसकी प्रेरणा सम्राट अशोक कहाँ से लेते हैं? तो जो ईरान, मध्य एशिया के अंदर जो एक देश है ईरान, वहां से इसकी प्रेरणा ली जाती है। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाए जाते हैं। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। जिसकी प्रेरणा सम्राट अशोक कहाँ से लेते हैं? तो उसकी प्रेरणा सम्राट अशोक लेते हैं ईरान से, ठीक है। फिर प्रशस्ति क्या होती है? तो प्रशस्ति ये होती है कि किसी भी व्यक्ति या राजा के बारे में, किसी भी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया जो लेख होता है उसको प्रशस्ति कहते हैं। और ये मुख्यतः पत्थर के ऊपर लिखी जाती थी, मतलब चट्टानों के ऊपर लिखी जाती थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट है शिलालेख। जो शिलालेख है उसकी भाषा मुख्यतः अपन को राजस्थान में संस्कृत देखने को मिलती है, या फिर संस्कृत के अलावा अगर कोई अभिलेख मिलता है तो उसकी भाषा अपन को राजस्थानी भाषा देखने को मिलती है। मंदिर के शिलालेखों की प्राप्ति, जो मंदिर के जो शिलालेख हैं, ठीक है, उनकी जो प्राप्ति होती है वो कहाँ होती है? वो होती है या तो मंदिर के बाहर शिलालेखों पर, मंदिर के बाहर दीवारों पर, या तालाब के किनारों पर, या बावड़ी के किनारों पर इन अभिलेखों की, इन शिलालेखों की अपन को प्राप्ति होती है। सिक्के, तो सिक्के राज्य की सीमा, जैसे कि मैंने बताया, सीमा, धर्म, आर्थिक और सामाजिक जानकारी देते हैं, ठीक है। उस राज्य की आर्थिक सीमा, धर्म, सामाजिक जानकारी अब अगर अपन को किसी से मिलती है तो वो सिक्कों से मिलती है। जैसे कि जो समुद्रगुप्त था उसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखा गया, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्रगुप्त को संगीत में रुचि थी, ठीक है। फिर आते हैं मर्तमांड। मर्तमांड क्या होते हैं? तो मर्तमांड उसे कहते हैं जो मिट्टी से बने बर्तन होते हैं, ठीक है, उनको मर्तमांड कहा जाता है। तो मर्तमांड भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो निम्न होता है, ठीक है, एक तो निम्न होते हैं, फिर मध्य होते हैं, और फिर होते हैं उच्च। तो इनको कलर के आधार पर बांटा गया है। जैसे निम्न स्तर का जो होता है मर्तमांड, वो पहले लाल कलर होता है, फिर होता है काला, ठीक है, तो वो होता है निम्न स्तर का। जो मध्य स्तर का होता है उसमें पहले काला आता है, फिर आता है लाल, ठीक है। और जो उच्च स्तर का होता है वो होता है चित्रित धूसर, मतलब जो ग्रे कलर का होता है,
ठीक है, और वो भी चित्रात्मक, तो इसको माना जाता है उच्च। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर शिलालेख, तो सबसे पहले शिलालेख अपन को जो मिलता है वो मिलता है गोसुंडी का शिलालेख। कौन सा मिलता है? गोसुंडी का शिलालेख। तो ये अपन ने जब सभ्यताएं पढ़ी थी राजस्थान की, तो उसमें देखा था कि गोसुंडी का जो शिलालेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो नगरी सभ्यता के अंदर से मिलता है। कौन सी सभ्यता के अंदर से? नगरी सभ्यता के अंदर से, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो गोसुंडी शिलालेख गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर से मिलता है। और ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये 1887 में कवि राजा श्यामलदास ददिवाड़िया के द्वारा खोजा गया था, जिन्होंने इसका उल्लेख किसमें किया है? अपने ग्रंथ वीर विनोद में इसका उल्लेख किया है। तो गोसुंडी शिलालेख का उल्लेख किसके द्वारा खोजा गया? 1887 के अंदर श्यामलदास ददिवाड़े के द्वारा खोजा गया। ठीक है, और जो श्यामलदास जी थे उन्होंने अपने ग्रंथ वीर विनोद में गोसुंडी शिलालेख का उल्लेख किया है। इस शिलालेख की जो भाषा है वो क्या है? वो है संस्कृत भाषा। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, या तो राजस्थान के अंदर जितने भी शिलालेख मिलते हैं या तो वो संस्कृत भाषा में थे, और अगर संस्कृत भाषा अगर नहीं थी तो वो थी राजस्थानी भाषा। ठीक है, फिर इस शिलालेख से अपन को या तो वैष्णव धर्म या फिर भागवत धर्म, ये दोनों जो संप्रदाय है वो दोनों एक ही है। ठीक है, तो इन दोनों संप्रदायों की जानकारी मिलती है। और वैष्णव संप्रदाय सबसे प्राचीन प्रमाण, वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम प्रमाण अगर कहीं से मिलता है तो वो मिलता है गोसुंडी शिलालेख से। और गोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का अगर श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो दिया जाता है D.R. भंडारकर को। किसको दिया जाता है? D.R. भंडारकर को, जो कि एक प्रमुख इतिहासकार है। इसकी जो प्राप्ति है, इसकी जो निर्माण होता है इस शिलालेख का, वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। कौन सी शताब्दी? 2री शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व 2री शताब्दी में इसका निर्माण माना जाता है। और इसकी लिपि ब्रह्म लिपि कहा जाती है। कौन सी लिपि में ये लिखा गया है? तो ब्रह्म लिपि में लिखा गया है, जिसको बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। मतलब इसको ऐसे, जैसे अपन नोटबुक के अंदर लिखते हैं ना, वैसे बाईं से दाईं ओर, सिंपल। ठीक है, वैष्णव मंदिर, यहां से जो मंदिर मिला है, ठीक है, यहां से जो मंदिर मिला है उसके साइड में ये प्रशस्ति मिली है, शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख मिला है। ठीक है, और यह जो यहाँ पर जो मंदिर मिला है वैष्णव मंदिर, वो राजस्थान का सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर माना जाता है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर अगर कहीं से मिला है तो वो चित्तौड़गढ़ से मिला है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो गोसुंडी शिलालेख से जानकारी मिलती है, जहाँ पर कृष्ण और बलराम की पूजा होती है। किसकी? कृष्ण और बलराम की पूजा होती है। हमारा नेक्स्ट शिलालेख कौन सा है? तो वो है मानमोरी का शिलालेख। तो ये भी अपन को कहाँ से मिला है? तो मानमोरी का शिलालेख भी अपन को चित्तौड़गढ़ से मिलता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, जो कि राजस्थान के दक्षिण के अंदर है, ये आपको पता होगा। मानसरोवर झील की पाल पर यह मिला है। चित्तौड़गढ़ के अंदर एक मानसरोवर झील है जिसकी पाल पर यानी कि किनारे पर यह मिला है, जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय यह समुद्र में फेंक दिया था, तो ये अभी अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने इसको इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था, क्योंकि जो जहाज के अंदर वजन ज़्यादा हो जाने से इस शिलालेख को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। फिर भी हम कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, कहते हैं। फिर नेक्स्ट कौन है? तो नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट शिलालेख है सम्राट अशोक के शिलालेख। ठीक है, तो विराटनगर से मिलता है सम्राट अशोक के शिलालेख, जो अपन ने सभ्यता के अंदर, विराटनगर सभ्यता के अंदर से भी पढ़ा था। कौन कौन से? बब्रू शिलालेख प्रथम और बब्रू शिलालेख द्वितीय, यानी कि जिसको बेराट का शिलालेख भी कहते हैं। तो पहला जो बब्रू शिलालेख प्रथम है और दूसरा है बेराट का शिलालेख। पहला शिलालेख 1837 के अंदर खोजा गया, किसके द्वारा? कैप्टन बट के द्वारा। और दूसरा शिलालेख 1877 के अंदर कार्लाइल के द्वारा खोजा गया। ठीक है, और ये शिलालेख विराटनगर सभ्यता में बीजक की पहाड़ी से अपन को मिलते हैं, जो विराटनगर का है, जयपुर के अंदर है, और बेराट सभ्यता के अंदर ये मिलते हैं। अब यहाँ से अपन को अपने विराटनगर सभ्यता में पढ़ा था कि वहाँ से अशोक के शासक होने का प्रमाण मिलता है, अशोक के धर्म संघ, ठीक है, और वो उसके संघ अपनाने का और धर्म के, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का भी उल्लेख वहाँ से देखने को मिलता है। और अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी भी वहाँ पे उस शिलालेख के अंदर, अशोक को बौद्ध धर्म होने की जानकारी भी इस शिलालेख के अंदर देखने को अपन को मिलती है। वर्तमान में ये कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये कलकत्ता के संग्रहालय में स्थापित है।
ठीक है, क्योंकि 1840 में ही कलकत्ता संग्रहालय में ये स्थापित कर दिया गया था, तो वर्तमान में भी ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, क्योंकि कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, तो वहां पर ये रखा गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा शिलालेख है तो वो कौन सा है, तो वो है बडली का शिलालेख। कौन सा? बडली का शिलालेख। जो बडली का शिलालेख है वो बडली गांव अजमेर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और यह बिलोत माता मंदिर, कौन सा मंदिर? बिलोत माता मंदिर के शिलालेख पे देखने को मिलता है। गौरी शंकर हिरानंद ओझा के द्वारा यह खोजा गया। कब खोजा गया? 1912 के अंदर ये खोजा जाता है। कब खोजा जाता है? 1912 के अंदर ये खोजा जाता है। अब जो गौरी शंकर हिरानंद ओझा है वो कर्नल जेम्स टोड के इतिहास को हिंदी में अनुवाद करते हैं, इसलिए गौरी शंकर हिरानंद ओझा को भी क्या कहा जाता है? जो जेम्स टोड के इतिहास को हिंदी में अनुवाद करने वाला कहा जाता है। और बडली का शिलालेख इन्होंने 1912 में खोजा। वर्तमान में यह शिलालेख राजपुताना संग्रहालय में है। ठीक है, और आप मुझे बताओगे कि राजपुता संग्रहालय कहाँ है, तो ऑब्वियसली बात है अजमेर के अंदर ही है। ठीक है, और अजमेर के अंदर जो अकबर दुर्ग है उसके अंदर ये रखा गया है। इस शिलालेख का जो निर्माण है वो 443 ईसा पूर्व का शिलालेख है। कब का है ये? 443 ईसा पूर्व का यह शिलालेख है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कहाँ मिलता है, तो अजमेर में मिलता है। कब ये इसके शिलालेख की जो तिथि है, समय है, वो कब का है? तो 443 ईसा पूर्व का ये शिलालेख है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, तो इंडिया का सबसे प्राचीनतम शिलालेख पीपर रावा अभिलेख है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। यह 487 ईसा पूर्व का है। कब का है? 487 ईसा पूर्व का। तो आपको पता चल गया होगा बडली के शिलालेख के बारे में। कहाँ पर है ये? ठीक है, बिलोत माता मंदिर के वहाँ पे बगल में मिला है ये। ठीक है, शिला के ऊपर। कब की इसकी समेत तिथि क्या है? 443 ईसा पूर्व का। जबकि यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, जबकि भारत का सबसे प्राचीनतम शिलालेख पीपर रावा अभिलेख है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, और उसकी समय तिथि है 487 ईसा पूर्व। फिर जो नेक्स्ट है वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति। क्या है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति। 3 दिसंबर 1460 को, यानी कि माघ शेष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 1517 के अंदर यह निर्मित करवाई गई। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। सबसे पहले इसका उपनाम देख लेते हैं। इसको हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। हिंदू मूर्तियों का अजायब घर। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश के नाम से भी इसको जाना जाता है। विष्णु स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, यह आप सब लोगों को पता होगा। महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण 9 मंजिला करवाया गया था। ठीक है, कितना? 9 मंजिला करवाया गया था। किसका? विष्णु स्तंभ का, कीर्ति स्तंभ का। संस्कृत भाषा में यह लिखित है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में यह लिखित है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं, लिखना किसने आरंभ किया था? तो अत्रि भट्ट ने इसको लिखना आरंभ किया था। कितने शिलाओं पर यह लिखा गया? 8 शिलाओं के ऊपर यह लिखा गया। फिर बाद में ये अत्रि भट्ट की मृत्यु हो गई, और इनके बाद इनके पुत्र महेश भट्ट ने इसको पूर्ण किया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, संस्कृत भाषा के अंदर ये लिखा हुआ है। इसके लेखक कौन है? अत्रि भट्ट है। बाद में अत्रि भट्ट को लिखते लिखते इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में इनके पुत्र महेश भट्ट ने इसको पूरा किया। यहाँ से जो ये कीर्ति स्तंभ है या विजय स्तंभ है या विष्णु स्तंभ है, यहाँ से अपन को मेवाड़ राज्य के गुहिल या सिसोदिया वंश की जानकारी मिलती है। किसकी? गुहिल या सिसोदिया वंश की जानकारी मिलती है। यहाँ से अपन को पता चलता है कि कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, जैसे कि राणा रासो, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य। राणा रासो इसलिए क्योंकि वे साहित्य प्रेमी थे। हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण। अभिनव भट्टाचार्य संगीत प्रेमी होने के कारण। ऐसे ही और भी प्रमुख उपाधियां थी, जैसे कि राजगुरु, दान गुरु, सेल गुरु। ये प्रमुख उपाधियां थी महाराणा कुंभा की, जो अपन को कीर्ति स्तंभ में देखने को मिलती है। फिर कुंभा द्वारा लिखे गए प्रमुख संगीत कृत कौन कौन से हैं, वो भी यहाँ से इस प्रशस्ति से अपन को जानकारी मिलती है, जैसे कि संगीत राग, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध। ठीक है, ये 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। और जो संगीत राज है, ये जो संगीत राज है ये 5 भागों में विभाजित है, जिसके अंदर नृत्य हो गया, वाद्य हो गया। ठीक है, और भी 3 हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन से हैं। इनकी एक पुस्तक भी है कुंभा की, वो है स्तंभ राज। तो ये सारी जानकारी अपन को कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ प्रशस्ति देखने को मिलती है। ठीक है, फिर है राजा गुहिल के
राजा गुहिल से महाराणा कुंभा तक की जानकारी विजय स्तंभ में देखने को मिलती है। कुंभा के विजयों का उल्लेख भी, जैसे कि कुंभा की मालवी विजय थी या गुजरात विजय थी, ठीक है, वो भी कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है कुंभा मांडेपुर, मंडोर से भैरव जी की मूर्ति कहाँ लाते हैं? चित्तौड़गढ़ में लाते हैं। ठीक है, और वहीं पे स्थापित कर देते हैं इसको। कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया? कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया था। इसी कुंभ स्वामी मंदिर के साइड के अंदर यहां पर एक प्रशस्ति मिलती है जिसको कुंभलगढ़ प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। कौन सी प्रशस्ति? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे कान्हा व्यास थे। इसके लेखक कौन थे? कान्हा व्यास। भाषा जैसा कि या तो संस्कृत भाषा होगी या फिर राजस्थानी भाषा होगी। वर्तमान नाम क्या है इसका? कुंभ स्वामी जो मंदिर है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, वर्तमान में उसका नाम मामा देव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मामा देव मंदिर। यह 5 शिलाओं के अंदर निर्मित है। 5 शिलाओं के ऊपर यह लिखित है, जबकि जो कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ प्रशस्ति थी वो कितने शिलाओं पे थी? 8 शिलाओं के ऊपर स्थित थी। गौरी शंकर हिरानंद ओझा ने इसका लेखक किसे बताया? कवि महेश को बताया है, जो कि गलत है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि गौरी शंकर हिरानंद ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो अब तो आपको आंसर लगाना है कवि महेश। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि गौरी शंकर हिरानंद कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कवि महेश है, ठीक है, तो आपको ये कथन गलत मानना है। ठीक है, राजा गुहिल, जिसको कालभोज या बप्परावल के पुत्र थे, राजा जो गुहिल थे वो कालभोज या बप्परावल के पुत्र थे, जो कि गलत तथ्य है, क्योंकि राजा गुहिल को ही कालभोज और बप्परावल के उपनाम से जाना जाता है। राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन के नाम से विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई? विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई। यह भी जानकारी अपन को कुंभलगढ़ प्रशस्ति को ही देखने को मिलती है। कालभोज ने हारित ऋषि, कौन से ऋषि? हारित, ठीक है, हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की। ठीक है, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति अपन को क्या क्या मिलता है कि इसके जो ये कौन से मंदिर के किनारे मिलती है? तो ये कुंभ स्वामी मंदिर के किनारे मिलती है, जिसका वर्तमान नाम मामा देव है। ठीक है, और 5 शिलाओं पे निर्मित है, जिसकी भाषा है संस्कृत है। ठीक है, और यहाँ से अपन को ये जानकारी मिलती है कि जो राजा गोयल है वो कालभोज और बप्पा रावल के पुत्र थे, जो कि गलत है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार ये बताया गया है कि राजा गोयल ही कालभोज और बप्पा रावल के पुत्र थे, तो यह आपको सही मानना होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कालभोज और बप्पा रावल के पुत्र कौन थे? राजा गोयल, ये आपको गलत मानना है। ठीक है, अनुसार पूछा जाए तब तो सही है, लेकिन अगर कुंभलगढ़ प्रशस्ति का नाम नहीं देकर वैसे पूछा जाए तो आपको गलत मानना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई थी, इसकी जानकारी अपन को कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलती है। और कालभोज ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की थी, यह भी जानकारी अपन को कुंभलगढ़ प्रशस्ति के देखने को मिलती है, तो यह आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट प्रशस्ति है वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इतिहास के स्रोत, अभिलेख। ठीक है, उसमें हमने गोसुंडी का अभिलेख देखा, ठीक है, मानमोरी का देखा, उसके बाद हमने देखा बड़ली का, फिर देखा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति, और फिर देखा हमने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में देखा। अभी छोटा सा देख लेते हैं राज प्रशस्ति के बारे में। ठीक है, तो राज प्रशस्ति अपन को कहाँ देखने को मिलती है? तो ये राजसमंद जो झील है वहां पर अपन को देखने को मिलती है, जिसका निर्माण महाराजा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर? राजसमंद झील की पाल पर, राजसमंद के अंदर। ये 25 काली शिलाओं पर लिखित है। कितनी? 25 काली शिलाओं के पर लिखित है। जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग है इसके लेखक, जो कि संस्कृत भाषा में लिखित है। इसके अंदर जो कुल श्लोक है, जैसे श्लोक होता है ना, जैसे कि बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लागे तिरु, वैसे ही तो ये श्लोक है। तो इसके कुल श्लोक 1106 हैं, जबकि इसके सर्ग हैं वो 24 है। सर्ग से यहाँ तात्पर्य है भाग से, मतलब इसके अंदर 24 भाग है।
और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति अगर किसी को माना जाता है तो वो है राज प्रशस्ति, जो कि राजसमंद के अंदर अपन को मिलती है। 1676 ईस्वी के अंदर माघ पूर्णिमा के दिन यह लिखी गई थी और यहाँ से मेवाड़ प्लस मुगल संधि 1615 की जानकारी मिलती है। और मेवाड़ के अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य जो 1615 को जो संधि होती है उसकी जानकारी राज प्रशस्ति के अंदर देखने को अपन को मिलती है। ठीक है, फिर मेवाड़ वंश का इतिहास राज प्रशस्ति के अंदर देखने को मिलता है और यहाँ से चारुमती और राज सिंह के विवाह का वर्णन भी यहाँ से देखने को मिलता है। कौन सी? राज प्रशस्ति के अंदर। कौन सी प्रशस्ति के अंदर? राज प्रशस्ति के अंदर चारुमती और राज सिंह के विवाह का वर्णन देखने को मिलता है। महाराणा राज सिंह की मृत्यु और जयसिंह और औरंगजेब के मध्य संधि की जानकारी भी राज प्रशस्ति के अंदर ही देखने को मिलती है। महाराजा जयसिंह ने अंतिम 3 सर्गों का यानी कि 22, 23 और 24, क्योंकि 24 सर्ग थे, 24 भाग थे। ठीक है, तो लास्ट के 3 भागों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जगन्नाथ प्रशस्ति, उसके बाद बिजोलिया का शिलालेख। ठीक है, तो ये प्रमुख हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अंदर। तो आज हमने पढ़ा इतिहास के स्रोत, शिलालेख, जिसके अंदर गोसुंडी, मानमोरी का शिलालेख, उसके बाद बर्डली का शिलालेख, फिर पढ़ा हमने कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ और राज प्रशस्ति के बारे में हमने इसके अंदर जाना। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।